आप लोग बुक निकाल लीजिए, आप लोगों को भी ट्रांसलेट करना आ जाएगा, एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हुए समझाऊंगा। और तो और सुनिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग घर में जरूर पढ़ेंगे, घर में जरूर पढ़िएगा। उससे क्या होगा, एक एक वर्ड बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगा। बात समझ में? अपनी तरीके से तो पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, रिकॉल कराऊंगा। देखिए जैसे पूरा पढ़ा दूंगा पूरा, उसमें सारी चीजें आपको समझा दूंगा। उसके बाद एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे जैसा कि किया करते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखाया जाएगा। तो बातचीत कोई नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात दिमाग में फिट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इनमें पाटलिपुत्र वैभवम आपका सेकेंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? हाँ, द्वितीय पाठ है, जिसको बोल दे सेकेंड चैप्टर है। बातचीत कौन कर रहा है? अब मुझे वो चेक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। शांतिपूर्वक पढ़ाई करें। चलिए सुनिए, देखिए इसमें आपको पहले दिख रहा है कि इस चैप्टर के बारे में कुछ परिचय है, जिसके बारे में जिक्र किया गया है यहां पर। हाँ फिर ना, तो ये परिचय पहले हम लोग पढ़ेंगे, एक एक वर्ड सारा पढ़ेंगे जो इसमें दिया गया, क्योंकि इस परिचय से भी आपका प्रश्न एग्जाम में बनता है, पूछा गया है, इसलिए एक एक चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये कह लीजिए कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ना। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो स्टूडेंट बुक लेकर आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी के पास बुक हो तो बहुत अच्छी बात है। जिसके पास बुक नहीं है वो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, आपको याद करा देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब बहुत इस बात को आप जान लीजिए, पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ क्या होता है। पाटलिपुत्र का अर्थ है, देखिए अपना पटना जो है ना, पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। समझ में आ रहा है ना? उसका वैभव, उसकी समृद्धि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पाटलिपुत्र जो था पटना, रियल में अभी भले ही दिखता है कि पटना जो है ना, उतना कह लीजिए कि कई सारे जो देश का कई सारा जो कह लीजिए कि शहर है उससे बहुत पीछे है पटना। लेकिन याद रखिएगा, एक समय ऐसा हुआ करता था जिस समय हमारा जो पटना जो है ना बाबू, देश के अपना जो देश है ना, अपना देश तो छोड़ दीजिए साहब, विदेश को भी ले लीजिए, विदेश में भी सबसे उत्कृष्टतम शहर के रूप में विख्यात था पटना। पटना का इतिहास, इसी पटना का इतिहास अगर पलट कर देखिएगा ना, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज आपको पता चलेगा जब पटना के बारे में जिक्र करूंगा कि हमारा पटना जो था ना, वो किन किन चीजों को खुद में समेटे हुए था। ऐसा पटना जहां लोग आते थे विदेश से यहां पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। वैसा पटना जिसे सरस्वती का कुलगृह कहा जाता था, विद्वानों का गढ़ कहा जाता था पटना को, है ना? वो पटना हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में इतिहास एक एक कर खंगालेंगे उस इतिहास को। और बहुत अच्छी अच्छी बातें, यकीन मानिए कि जो आप आज तक नहीं जानते थे पटना के बारे में, वो बहुत कुछ चीजें आप पटना के बारे में जानिएगा, एक एक चीजें। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। अपने बिहार की राजधानी पटना के इतिहास को पलटना शुरू करते हैं। तो सुनिएगा, बोले क्या, बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। ये बोल रहे क्या, बिहार राजस्व का अर्थ होता है बिहार राज्य का, या बिहार राज्य की, है ना? तो बिहार राज्य की राजधानी नगरम, जो बिहार राज्य की जो राजधानी है, हाँ बिहार राज्य की जो राजधानी है, वो जो नगर जो है, हाँ पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम बोले तो पाटलिपुत्र। देखिए पहले जो था, अभी पटना है ना, पटना से पहले ये पाटलिपुत्र नाम से विख्यात था। पाटलिपुत्र से भी पहले पाटली, आप कह लीजिए पुष्पपुर या कुसुमपुर देखने को मिला था। उससे भी पहले पाटली ग्राम था, एक गांव था पटना नाम का, पाटली ग्राम नाम का। तो उसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन जहां कहीं भी आपको पाटलिपुत्रम दिख जाए, पाटलिपुत्रम दिख जाए, आप क्या समझिएगा
पाटलिपुत्र दिख जाए, क्या समझिएगा, ये पटना के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? पटना के बारे में। अब पटना का नाम किस प्रकार रखा गया है ना, किस देवी के नाम पर रखा गया, इसका भी जिक्र करेंगे, है ना। चलिए आइए, तो बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम धारयत। ये बोले कि बिहार राज्य की जो राजधानी है ना पाटलिपुत्रम, हाँ, सभी कालों में, सर्वेषु कालेषु का क्या अर्थ है? सभी कालों में, बोले तो सभी समयों में, है ना, सभी समयों में महत्तम धारण करते हैं, बोले तो अपना महत्व धारण रखे हुए हैं। बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना, इसका किसी भी काल का आप इतिहास पलट कर देख लीजिएगा, किसी भी समय का इतिहास पलट कर देख लीजिए, हर काल में, हर समय में पटना अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी को लेकर मशहूर रहा है, अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अनोखी पहचान को लेकर दुनिया में विख्यात रहा है, अपनी पहचान बनाकर चला हुआ है, आप ये कह लीजिए। किसी भी कालों में आप देख लीजिए, तो कौन सा ऐसा नगर है, कौन सा ऐसा नगर है जो सभी कालों में अपना महत्व को धारण किए हुए हैं? कौन सा? पाटलिपुत्र। बोले तो पटना, पाटलिपुत्र। आपको पटना ऑप्शन में नहीं देगा, पाटलिपुत्र देगा। समझ में रहा ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बोले क्या? अस्य इतिहास बोले तो अस्य धन इतिहास है, इसका तोड़िएगा तो क्या होगा? इस इतिहास। इस अस्य इतिहास का मतलब होता है इसका इतिहास। किसका इतिहास? दैट मीन्स पाटलिपुत्र का इतिहास, हाई पे ना, पटना का इतिहास। तो अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्विवर्ष परिमितः वर्तते। इसका अर्थ आप समझिएगा, सार्ध सहस्र द्विवर्ष परिमिता का क्या अर्थ होता है? देखिए एक वर्ड है, टिपिकल वर्ड, यहां से प्रश्न एग्जाम में आता है, जो आपका लिखा हुआ है ना, सार्ध सहस्र द्विवर्ष परिमिता। देखिए इसमें जो सहस्र जो देख रहे हैं, सहस्र का अर्थ होता है 1000। बोले तो हजार बोल दीजिए इसको। सहस्र का अर्थ क्या होता है? 1000। अब जरा ध्यान दे, बातचीत नहीं तो पूछ लेंगे यहां से, अब बताना पड़ेगा ही। सहस्र का अर्थ होता है बाबू 1000। 1000 को संस्कृत में सहस्र बोला करते हैं, ठीक है। तो सहस्र हो गया 1000, ठीक है। अब ये 1000 जो है, इसका सार्ध का मतलब होता है आधा। 1000 का आधा, बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो आधा का मतलब हो गया कितना? 500। 1000 का आधा कितना होता है? 500। और द्वि का अर्थ होता है दो। मतलब सहस्त्र अगर द्वि लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 2000 की बात कर रहा है। सहस्त्र द्वि का अर्थ क्या होगा? 2000। तो कितना हजार हो गया? 2000। अब 500, 2500 कितना हो गया? 2500। 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। किसका इतिहास? पटना का इतिहास। पटना का इतिहास भाई साहब कई बार एग्जामिनर ने रिपीट किया हुआ है। आप 2024 से लेकर 26 तक में देखिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा। देखिए 2-2 शिफ्ट में एग्जाम होता है ना, कह लीजिए कि 6 दफा एग्जाम हुआ है, उसमें आपको 3 दफा अप्रॉक्स जरूर मिलेगा पिछले 3 साल में, अगर मैं बात करूं, कि आपको यह प्रश्न रिपीट होता हुआ। ये कह लीजिए कि इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन चुका है ये, है ना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है बाबू? 2500 वर्ष पुराना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। तो किसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का। किसका? पाटलिपुत्र का। इसलिए लिखा गया है अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्विवर्ष परिमिता वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना बोले तो 2500 वर्ष पुराना है। जो बोलते हैं ना 2500 वर्ष पुराना है, 2500 को ही संस्कृत में इस भाषा में लिख दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। यत्र
क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। ये बोल रहे हैं क्या कि यहां पर अत्र बोले तो यहां पर धार्मिक क्षेत्र, जो धर्म से धार्मिक क्षेत्र आप लोग समझते हैं, जैसे मंदिर वगैरह जो हो गया है ना, वो पटना का आपको पता है कि हनुमान मंदिर बड़ा ही फेमस है, समझ में रहना। और भी मंदिर वगैरह है ना, जो बहुत ज्यादा फेमस रहा है। तो धर्म के आधार पर भी देखिएगा ना, आपको पता है, आप लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है, पटना में ही आप कह लीजिए कि एक पटना सिटी भी है, जिसको पुरानी पटना के नाम से जानते हैं। पटना सिटी में आपको पढ़ाऊंगा आगे चलकर, गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है वहां पर ही, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, समझ में रहना। तो धार्मिक क्षेत्र में देख लीजिए बहुत तगड़ा महत्व रखता है। चाहे हिंदू धर्म में आप देख लीजिए कि हनुमान मंदिर हो, या फिर आप सिख धर्म में देख लीजिए कि आप ये गुरुद्वारा हो, और भी कई सारे धार्मिक स्थल है, उसका जिक्र है इसमें, समझ में रहना। वो धार्मिक स्थल को लेकर भी देखिएगा पटना बड़ा ही फेमस रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म का कह लीजिए कि 10वां गुरु है वो, और उसके बाद कोई गुरु ही नहीं बना, क्योंकि सिख धर्म में माना जाता है कि ईश्वर की उपासना मत करो, गुरु की उपासना करो। गुरु की उपासना, गुरु की पूजा पर ही बल दिया गया। बात समझ में रहना, क्योंकि गुरु के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच पाते हैं, है ना। यह सिख धर्म में मानना है, ठीक है ना। पहला गुरु आपको पता है कि गुरु नानक माने जाते हैं, हाँ ये फिर ना। अंतिम गुरु है आपका गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म स्थान रहा है कहाँ, पटना में ही रहा है। और जानते हैं आप जब जाइएगा ना वहाँ पर, मैं खुद भी गया था, बहुत सफाई वाला स्थान है, बहुत सफाई रखा जाता है और बहुत बड़ा क्षेत्र है। और वहाँ आप जाइएगा ना, भोजन वगैरह की भी आप कह लीजिए कि वहाँ व्यवस्था है, आप वहाँ जाकर भोजन वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। बात समझ में। अब उसके लिए आपको पेमेंट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वेच्छा है तो आप वहाँ चंदा के रूप में जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से ऐसे भी आ सकते हैं। बहुत क्लीन जगह है बाबू, समझ में रहना। सिख धर्म के लोग वहाँ एक बार जरूर आते हैं, समझ में रहना, क्योंकि सिखों का अंतिम गुरु वही है, समझ में रहना, गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म स्थान वहाँ पर है, उसी का गुरुद्वारा बना दिया गया है, उसका फोटो लगाकर, समझ में रहना। बहुत ही शांतिमय स्थान है, बहुत ही शांतिमय स्थान है। तो वो देख लीजिए, धर्म को क्षेत्र को ध्यान में रखकर भी देखिएगा तो पाटलिपुत्र बड़ा ही फेमस रहा है। धार्मिक क्षेत्र भी वो को लेकर भी ये महत्व रखता है। राजनीति क्षेत्र को लेकर भी देख लीजिए, वहां पर सचिवालय वगैरह जो है, जहां से आप देखते हैं कई भी प्रकार की योजनाएं वगैरह जो आती है ना, सचिवालय में बाबू सचिव बैठा करते हैं। आप लोग जो देखते हैं बिहार सरकार कई सरकार की योजना लेकर आती है ना, कई सारी योजनाएं लेकर आती है। तो वहाँ सारी योजनाएं कैसे कैसे भेजी जानी है, नहीं भेजी जानी है, पूरा सिस्टम बिहार का कंट्रोल होता है। वहाँ एक सचिवालय है, सचिवालय से कंट्रोल होता है। तो सचिवालय भी देखने के लिए आप जा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आप कह लीजिए विधानसभा, विधान परिषद आपका वहीं पर है, जहाँ से कानून वगैरह बना करता है। तो राजनीतिक क्षेत्र को लेकर भी बड़ा महत्व धारण करता है कौन, पाटलिपुत्र। ये तो इस समय की बात कर रहा हूं, पिछला भी आप समय उठाकर देख लीजिएगा, राजनीतिक क्षेत्र भी बड़ा ही फेमस रहा है इनका, है ना। उद्योग क्षेत्र को भी देख लीजिएगा, फैक्ट्री वगैरह कई सारा, है ना, पटना में अभी भी है, उस समय भी हुआ करता था। उद्योग क्षेत्र को लेकर, कई उद्योग को लेकर भी फेमस रहा है पटना, समझ में रहना। तो उद्योग क्षेत्र में भी आगे रहा है पटना, कह लीजिए। नेक्स्ट, चौविशेषण ध्यान आकर्षण। तो बोल रहे क्या, यहां पर धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र ध्यान आकर्षित करते हैं। उसकी जो विशेष जो गुण जो है ना, वो ध्यान आकर्षित करते हैं। तो पटना का, पाटलिपुत्र का कौन कौन सी क्षेत्र है जो ध्यान आकर्षित करते हैं, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र ध्यान आकर्षित करते हैं। इतना ही नहीं,
विदेशिका यात्रिनः मेगास्तनीज पय्यान वेदसांग इत्सिंग प्रभत्यो पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। ये बोल रहे क्या कि विदेशी यात्री यहां पर मेगास्तनीज आ चुके हैं। देखिए, आप लोग यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़े हैं ना? यूनान देश कहां है आपको पता है ना? वहां पर का एक राजदूत था, बहुत फेमस राजदूत था, मेगास्थनीज। बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूं। मेगास्थनीज नाम का एक, कह लीजिए कि यूनानी राजदूत था। भाई साहब, वो आया था अपना पटना घूमने के लिए, पटना पाटलिपुत्र घूमने के लिए आया था। ना केवल वो घूमने आया था, अपने ग्रंथ में भी इस बात का जिक्र किया कि पटना कैसा था, पटना किस प्रकार वहां पर विद्वानों का गढ़ हुआ करता था। चाहे राजनीति क्षेत्र देख लीजिए, उद्योग क्षेत्र देख लीजिए, धार्मिक क्षेत्र देख लीजिए, हर क्षेत्र में पटना कितना आगे है, इस बात का जिक्र भाई सब अपने देश का लोग नहीं, विदेश का, यूनान का व्यक्ति मेगास्थनीज आता है पटना। भारत में जो बिहार है, बिहार का पटना आते हैं, पटना को देखते हैं और उसको इतना बढ़िया लगता है पटना कि वो खुद को रोक नहीं पाते हैं और वो अपना जो ग्रंथ जो लिख रहे होते हैं उस ग्रंथ में पाटलिपुत्र का जिक्र कर देते हैं। सोचिए, उसको पटना इतना अच्छा लग जाता है। मेगास्थनीज है ना? तो मेगास्थनीज ये विदेशी यात्री था। केवल मेगास्थनीज नहीं, आप फैयान को देखिए, फैयान चीनी यात्री था, है ना? वेदसांग, इत्सिंग, ये सभी चीनी यात्री थे, चीन से आए हुए यात्री थे। चीन से भी आया इन लोगों ने, सर चीन से आया। आप देखिए ना, भारत के कई सारे महानगर है ना? चेन्नई है भाई साहब, नई दिल्ली है ना? उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए भाई साहब, उन्होंने पटना का जिक्र किया, अपना पटना का जिक्र किया, पाटलिपुत्र का। वेदसांग हो, इत्सिंग हो, है ना? ये सारे व्यक्ति ने, फैयान हो, सब चीन से आया हुआ व्यक्ति था, चाइना से। उन्होंने अपने ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया। अब ग्रंथ में कोई चीजों का जिक्र करेगा भाई साहब, उसको अच्छा लगेगा तभी ना जिक्र करेगा। उसको सोचिए, इतना बढ़िया लग गया पटना कि वो अपने ग्रंथ में जिक्र करने से रुका नहीं, एकदम जिक्र कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो पाटलिपुत्र की बात किया जाए तो कौन कौन पटना आए हुए हैं? तो विदेशी यात्री आपका मेगास्थनीज, जो यूनानी राजदूत था आपका, ये कह लीजिए फैयान, वेदसांग, इत्सिंग, ये सभी आए हुए थे, है ना? इन्होंने अपने ग्रंथ में पाटलिपुत्र का अपने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। ये बोले क्या? पाठेऽस्मिन् बोले तो इस पाठ में, पाठेऽस्मिन् बोले तो इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य बोले तो पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र की सुंदरता, पाटलिपुत्र की समृद्धि, है ना? तो पाटलिपुत्र का जो वैभव है ना, उसके बारे में सामान्य परिचय मिलेगा, एकदम साधारण रूप से केवल परिचय मिलेगा, पूरा परिचय नहीं है। पूरा परिचय भाई साहब पढ़िएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, गर्व से। आपको केवल सामान्य परिचय पढ़ा दिया जाए ना, आपको गर्व से, है ना, वशीभूत हो जाइएगा आपकी, सर हमारा पटना क्या इतनी बड़ी, है ना, कह लीजिए कि इतिहास छिपा कर बैठा हुआ था, हमें तो सर पता ही नहीं था, बताया ही नहीं गया था। आइए सुनिएगा, तो इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में क्या है? जिक्र है। क्या है? जिक्र है। तो इससे कुछ प्रश्न बाबू बनता है। एक बात मुझे बताइएगा, बिहार राज्य की राजधानी कहां है साहब? पटना। कई बार आया है एग्जाम में, बिहार राजस्व राजधानी अस्ति पाटलिपुत्रम, हाँ फिर ना। अच्छा, पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है, क्या एक काल में, किसी एक काल में अपना, है ना, महत्व धारण रखा हुआ है? नहीं, सभी काले में, सर्वेषु कालेषु, हाँ पे ना। अच्छा, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। अच्छा, पटना किन किन क्षेत्रों में फेमस रहा है? चाहे आप राजनीति क्षेत्र देख लीजिए, उद्योग क्षेत्र देख लीजिए,
धार्मिक क्षेत्र देख लीजिए, हर क्षेत्रों में पटना का इतिहास क्या है, बहुत ही बेहतरीन रहा है। अच्छा, यहां पर कौन कौन आए हैं? मेगास्थनीज कौन था? यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनान का राजदूत था, यूनान का राजदूत। तो मेगास्थनीज कहां का व्यक्ति था? यूनान का। मुझे बताइएगा, फहियान, वेदसांग, इत्सिंग, ये सभी कहां के व्यक्ति थे? चीनी यात्री। फहियान, वेदसांग, इत्सिंग कहां के यात्री? चीनी यात्री। मेगास्थनीज कहां के? यूनान के। सब के सब आए थे घूमने कहां? पटना। पटना जब घूमने आए थे तो उन्होंने सब के सब अपने ग्रंथों में इसका क्या किया है? जिक्र किया है। इस पाठ में किसके वैभव के बारे में पढ़ने वाले हैं? पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में। चलिए अब वैभव का बोले तो एक एक इतिहास को हम लोग पलटना शुरू करते हैं। सुनिएगा अब आगे, बहुत अच्छा लगेगा। अब ये तो केवल इंट्रोडक्शन था, असली भाई साहब ज्ञान की भंडार में तो अब हम लोग इंटर करने जा रहे हैं। सुनिएगा, बातचीत नहीं। बोले प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्र मनु गंगम वसुद्विचित्रम महानगरम बभूव। ये बोले क्या कि प्राचीन काल में, ध्यान से सुनिएगा, प्राचीन काल में भारत के जितने भी नगर रहे हैं ना, चाहे दिल्ली हो, भाई साहब चेन्नई हो, अपना पटना हो, जितने भी नगर आप देखते हैं ना, उस समय भी कुछ नगर थे। बातचीत कौन कर रहा है? बोल रहे बाबू, बार बार टोकेंगे नहीं, पीटना शुरू कर देंगे, फिर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, प्राचीन काल में जितने भी भारत के नगर जो रहे हैं ना, जितने भी नगर रहे थे प्राचीन काल में, सबसे पुराना काल कौन? प्राचीन काल। प्राचीन काल में जितने भी नगर रहे हैं ना, उनमें से अगर पाटलिपुत्र को अगर बात किया जाए तो पाटलिपुत्र जो नगर जो था ना, ये कह लीजिए वसुद्विचित्रम। वसुद्विचित्रम का मतलब उस जितने भी नगर जो रहे हैं उनमें से फेमस रहा है कौन? आपका पाटलिपुत्र। तो भारत के इतिहास की बात किया जाए तो भारत में जितने भी प्राचीन काल में नगर हुआ करता था, उन नगरों में सबसे आगे कौन था? पाटलिपुत्र। भारत का जितना भी नगर था उन सब में अपना पटना, अपना पाटलिपुत्र सबसे आगे था, सबसे आगे। ये बात सत्य है। इस बात का जिक्र आपको कई सारे ग्रंथों में भी मिल जाएगा, है ना। तो प्राचीन काल में भारत के सभी नगरों में सबसे आगे, है ना, सबसे वैभवशाली कौन था? पटना। और तो और सुनिए, तद्विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनी मथा के काव्य कथ्यसी। देखिए, इसके बारे में दामोदर गुप्त नामक, है ना, कवि हुए हैं। कौन सा? दामोदर गुप्त नामक कवि हुए। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कुटनी मता के नामक, है ना, काव्य ग्रंथ लिखा था। कुटनी मता के नामक काव्य ग्रंथ में ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। किस बात का जिक्र किया है? वो जो श्लोक जो देख रहे हैं ना, वो श्लोक लिखा है। तो दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र का जिक्र किस ग्रंथ में किया है? कुटनी मता के काव्य में। कुटनी मता के काव्य की रचना किसने किया था? दामोदर गुप्त ने। बाबू, एक एक वर्ड आपको ध्यान से जो मैं बता रहा हूं ना, इसको दिमाग में फिट करते चलिएगा। कुटनी मता के काव्य के रचिता कौन थे? दामोदर गुप्त। आप इसको ऐसे रखिएगा, दामोदर नाम का व्यक्ति था, बहुत कूटनीति करता था, समझ में? चुगलीबाजी करता रहता था दूसरों का, समझ में आ रहा है ना। अभी और चीजें, बहुत चीजें बाबू याद करना।
आपको सब दिमाग में फिट कर देंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो देखिएगा, दामोदर गुप्त नामक कवि ने कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा था? कुटनी मथाक्य काव्य। कौन सा? कुटनी मथाक्य काव्य नामक काव्य के रचिता कौन थे? दामोदर गुप्त। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, उन्होंने अपने इस काव्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? पाटलिपुत्र का जिक्र। आज जानते हैं उन्होंने क्या बोला है, क्या लिखा है? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका अर्थ समझिएगा। ये बोले क्या? अस्ति, अस्ति बोले तो है। मही, मही का अर्थ होता है बाबू पृथ्वी, है ना। मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, धरती। महितल तिलकम बोले तो धरती का महितल तिलकम का अर्थ होता है धरती पर का एक तिलक है ना। धरती पर का तिलक है या धरती का तिलक है। अब कोई व्यक्ति तिलक लगाता है तो तिलक कितना अच्छा लगता है, आई पे ना। और सुन लीजिए, ये बोल रहे क्या? ये पाटलिपुत्र का बाबू जिक्र है। सोचिए कितना सुंदरता के साथ उन्होंने जिक्र किया है, उसको कितना अच्छे तरीके से भाग गया था दामोदर गुप्त को। ये पाटलिपुत्र, ये बोला अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। ये बोले कि ये जो धरती है ना, मही पृथ्वी है ना, इस महितल का तिलक है। तिलक है कौन? पाटलिपुत्र। जो व्यक्ति को देखते तिलक लगा देते कितना बढ़िया लगता है। तो व्यक्ति को जो तिलक लगाते हैं ना, तो पृथ्वी का यह तिलक है, पृथ्वी पर का यह तिलक है। तिलक, पृथ्वी पर का तिलक किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र को। इतना ही नहीं, अस्ति मह तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। ये जो नगर है ना, ये जो महानगर है ना, यह सरस्वती का कुलगिरी है। कुलगिरी, सरस्वती का कुलगिरी का मतलब विद्या का गढ़ है, गढ़, विद्वानों का गढ़ है, गढ़। यहां मां सरस्वती निवास करती है, मां सरस्वती निवास करती है। सरस्वती का कुलगिरी है, मगर देखने को मिले ना, आप समझ जाइएगा कि यहां विद्या का गढ़ है, विद्या का गढ़, विद्वानों का गढ़ है यहां पर। तो पाटलिपुत्र पृथ्वी पर का तिलक है, तिलक है ना। और तो और सरस्वती का कुलगिरी है। कुलगिरी बोले तो किसे सरस्वती का कुलगिरी कहा गया है? पाटलिपुत्र को। किसको? पृथ्वी का तिलक कहा जाता है पाटलिपुत्र को, है ना। इतना ही नहीं, और तो और सुनिए आप, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ये बोले क्या? ये पाटलिपुत्र नाम का ये जो महानगर जो है, ये परिभूत पुरंदर स्थानम है। परिभूत पुरंदर स्थानम का जानते हैं? ये पुरंदर, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, पुरंदर स्थानम बोलते हैं इंद्रलोक को। इंद्रलोक, जहां इंद्र देवता रहा करते हैं ना, उस लोक को। बड़ा ही सुंदर। देखिए ऋषि मुनीस जो होते हैं, या फिर जो आप लोग देखते हैं कि जितने भी असुर वगैरह रहे हैं धर्म ग्रंथों में, आपने देखा है, कई सारा धारावाहिक में भी देखा है, सीरियल वगैरह में, उसका एक ही प्रयास रहता था, महाराजा बलि भी हुआ, कि स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लेना। हाँ, ये पिना, स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लेना, क्योंकि स्वर्गलोक सबसे सुंदर लोक होता है। सबसे सुंदर लोक स्वर्गलोक। स्वर्गलोक पर कब्जा करना असुरों का पहला, है ना, बोले सकते परम उद्देश्य हुआ करता था। और परिभूत पुरंदर स्थानम जो है, पुरंदर स्थानम का अर्थ है, वो आपका पुरंदर स्थानम का अर्थ है देवलोक, स्वर्गलोक। याद रखिएगा, उस देवलोक को भी परिभूत कर देता है, बोले तो उसको भी पीछे छोड़ देता है। कौन? पाटलिपुत्र। इसका मतलब पाटलिपुत्र स्वर्गलोक से भी ज्यादा सुंदर है, स्वर्गलोक से भी ज्यादा सुंदर है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से बाबू प्रश्न क्या क्या बनेगा? दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र का जिक्र अपने किस काव्य ग्रंथ में जिक्र किया है? कुटनी मथाक्य काव्य में। कुटनी मथाक्य काव्य, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। अच्छा, किसने पृथ्वी का तिलक कहा है पाटलिपुत्र को? दामोदर गुप्त ने।
सरस्वती का कुलगृह किसे कहा जाता है? किसको? पाटलिपुत्र को। बाबू कई बार आए ये प्रश्न। पाटलिपुत्र को सरस्वती का क्या कहा जाता है? कुलगृह कहा जाता है। बोले तो विद्वानों का गढ़। विद्वान बहुत ज्यादा रहा करते थे, विदेश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। बोले अपना पटना, अपना पटना। अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ के लोग जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए, लेकिन पहले दूर दूर से लोग आते थे पटना पढ़ने के लिए। पाटलिपुत्र, नालंदा का भी इतिहास बहुत पुराना रहा है बाबू। और ये पाटलिपुत्र नामक है ना महानगर है, और जो कहा जाता है कि देवलोक से भी सुंदर है। देवलोक से भी सुंदर किस स्थान को बताया गया है? पाटलिपुत्र को बताया गया है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? आगे हम लोग, आप लिखते चलेंगे की पॉइंट्स इस चैप्टर का। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना। पटना। नेक्स्ट, मैं पहले ही कह दिया हूं, अब तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव जो कई बार आया हुआ है, बिहार राज्य की राजधानी का पटना। ठीक है, अच्छा देखिए, पटना कोई पुराना नाम था इसका क्या? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है। इससे पुराना नाम क्या था? तो इससे पुराना नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर देखने को मिलता था। उससे पुराना नाम पाटलीग्राम था। सब हम लोग सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करेंगे। किस समय इसका पाटलीग्राम था, किस समय पुष्पपुर या कुसुमपुर था, किस समय इसका पाटली पुत्र पड़ गया, और किस समय भाई साहब पटना पड़ गया, है ना। तो इन सारी चीजों को सिलसिलेवार तरीके से हम लोग जिक्र करेंगे। और किस समय इसका इतिहास बड़ा ही बेहतरीन रहा है इस पटना का, तो आइए जिक्र करते हैं इसके बारे में। और ये कहा जाता है कि ये जो पाटलिपुत्र है सभी कालों में अपना महत्व धारण किए हुए हैं। वो तो सभी कालों में ये फेमस रहा है, सभी कालों में कोई ऐसा काल नहीं है जिस समय वो फेमस ना हो। तो एक बात यहां से ये भी याद रखिएगा कि जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किए हुए हैं। सभी कालों में महत्व धारण किए हुए हैं। सभी कालों में महत्व धारण किए हुए हैं। इसका इतिहास कई बार आया हुआ है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा। जितनी बातें मैं लिख रहा हूं आपके एग्जाम में ऑलरेडी यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इनकी पॉइंट्स के अलावा चाहे शॉर्ट टाइप हो या आपका ऑब्जेक्टिव हो, इसके अलावा कोई अन्य चीजें आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है ना। इसका इतिहास, क्योंकि एक एक चीजें आपको पहले पढ़ाया हूं, अब की पॉइंट्स के रूप में लिखाता हुआ चल रहा हूं, फिर ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। लगेगा कि एक भी प्रश्न से छूट नहीं सकता एग्जाम में, अब छूटेगा नहीं। इसका इतिहास 2500 वर्ष। देखिए 2500 वर्ष को ही संस्कृत में क्या कहा जाता है? सार्ध सहस्र, सार्ध सहस्र द्वे वर्ष परिमिता। वर्ष परिमिता। देखिए ऑब्जेक्टिव जो रहता है आपका
उनमें है ना आपको पूरी तरह से संस्कृत में नहीं पूछा जाएगा, हिंदी में ही पूछा जाएगा। जैसे लिखा रहा हूं ना उसी प्रकार आएगा एग्जाम में। अब बोलेगा शॉर्ट टाइप क्या सर संस्कृत में लिखना होगा? नहीं, उसको भी आपको हिंदी में लिखाया हो ना, संस्कृत का कुछ वर्ड उठाया जाता है ना आपकी प्रश्न में जो रहता है, बाकी चीजें जो श्लोक वगैरह रहता है वही रहता है। लिखना आपको उत्तर किस में रहता है? हिंदी में, प्रॉपर तरीके से हिंदी में। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। हाँ, जो उसमें गद्यांश वगैरह रहता है ना, गद्यांश वगैरह, पत्र लेखन वगैरह जो रहता है, निबंध वगैरह जो रहता है, उसको आपको संस्कृत में लिखना होता है, जो मैंने पहले ही दिन जिक्र कर दिया उसका। ठीक है, यूट्यूब पर भी वीडियोस पर हुआ है, जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, धार्मिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो या राजनीति क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में, ये सारे क्षेत्र, इसका चाहे धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र ध्यान आकर्षित करते हैं। ध्यान आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट आगे याद रखिएगा, यहां पर जो आए हुए हैं ये सारे व्यक्ति के नाम आपको जुबान पर याद रहना ही चाहिए। ये मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कहां का व्यक्ति था? यूनान का। बाबू ये याद रखिएगा, यूनान का ये राजदूत था, ये भी बात आप याद रखेंगे। यूनान का ये राजदूत था, है ना, जिसको आप एम्बेसडर बोला करते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, ये यहां पर आए थे। इसके साथ ही आपका लीजिए चीनी जो यात्री थे, है ना, फाइयान हो गया, वेदसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, इत्सिंग हो गया। ये सब के सब कैसे यात्री थे? चीनी यात्री थे। बोले तो चीन से आए हुए थे, लेकिन ये आपका मेगास्थनीज यूनान का था। ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में, यहां से इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। कोई दिक्कत? यहां आ जाइए, आइए यहाँ स्टूल लेकर, ये फिर वहां चले जाइए, वहां चले जाइए, जाइए फटाक से। आप ऐसी जगह पर ही बैठ जाते हैं, आप लोग क्या बोले, ये तो उधर बैठिए पूरा जगह, ये फिर यहाँ पर बैठ जाइए जहाँ आपको बेहतर लगे, है ना। ये जो पाठ है आपका पाटलिपुत्र वैभवम, इसमें किसकी वैभव के बारे में, किसकी सुंदरता के बारे में जिक्र किया गया? पाटलिपुत्र का ही, बोले तो पटना का ही। ये बात भी ध्यान में रखेगा। इस पाठ में पाटलिपुत्र अर्थात पाटलिपुत्र अर्थात पटना का वर्णन है, पटना का वर्णन है। फटाफट लिखते चलें, अब बातचीत बोला हूं एकदम बंद कर लेने के लिए। और ये प्राचीन काल में जितने भी नगर थे उनमें सबसे आगे कौन थे? पाटलिपुत्र। पटना मत बोलिए, पाटलिपुत्र। बात समझ में? क्योंकि एग्जाम में आपका पाटलिपुत्र कर ही प्रश्न आता है, ज्यादातर देखने को मिलता है ना। ठीक है, तो आप
पाटलिपुत्र बोलेंगे। प्राचीन काल में सभी नगरों से आगे, सभी नगरों से आगे कौन थे? पाटलिपुत्र। सभी नगरों से आगे का अर्थ है, चाहे आप ज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, समृद्धि के क्षेत्र में देख लीजिए, विकास के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में पाटलिपुत्र सबसे आगे था। बड़े बड़े शहरों को पीछे, कह लीजिए कि उतने विकसित नहीं था वो शहर जितना विकसित आप देख रहे हैं आज, है ना। मुंबई, चेन्नई वगैरह, दिल्ली वगैरह को जो देख रहे हैं, इनसे, लखनऊ वगैरह के जो देख रहे हैं, इनसे कहीं ज्यादा विकसित, सबसे विकसित कौन था? पटना, है ना। ज्ञान का, सरस्वती का कुलगृह इसे कहा जाता है ना। तो ये कह लीजिए आप, इस बात का जिक्र कि प्राचीन काल में सभी नगरों से आगे था, इस बात का जिक्र मिलता है। दामोदर नामक व्यक्ति था जिसने कुटनीमत नामक काव्य लिखा था। कुटनीमत नामक काव्य लिखा था, ये बात याद रखिएगा। ये जो प्राचीन काल में सभी नगर से आगे है पाटलिपुत्र, इस बात का जिक्र कहां मिलता है? कहां मिलता है इस बात का जिक्र? सर, एक व्यक्ति है दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। अब दामोदर गुप्त ने एक काव्य लिखा जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कुटनीमत काव्य। कुटनीमत नामक काव्य, नामक काव्य, काव्य ग्रंथ। तो कुटनीमत नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन होंगे? दामोदर गुप्त। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं बाबू, जो याद करने वाली चीजें हैं। याद रखिएगा, जितनी एक एक बात मैं लिखा रहा हूं, आपको लिखते चलनी है, तभी सब कुछ रिकॉल हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, जहां तक पढ़े वहां तक पहले इसका की पॉइंट्स लिखना ही है, इस बात का ध्यान रहे। और पृथ्वी का तिलक कहा गया, पृथ्वी का तिलक कहा गया किसको? पाटलिपुत्र को। जैसे तिलक लगाता है, बिना तिलक का बोले तो कोई भी सनातनी है बिना तिलक का बेहतर लगता है? कोई भी साधु बिना तिलक का बेहतर लगेगा? नहीं। तिलक लगाने के बाद क्या होता है? बेहतर, एक अजीब प्रकार की एक सुंदरता देखने को मिल जाता है। हाँ पीना। उसी प्रकार से पृथ्वी पर का जो पाटलिपुत्र जो था, है ना, विश्व में कह लीजिए कि पृथ्वी का तिलक था वो, पृथ्वी का तिलक। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, दामोदर गुप्त खुद कह चुके हैं। ये अपनी कुटनीमत नामक काव्य में पृथ्वी का ये तिलक था, तिलक, तिलक का काम करता था कौन? पाटलिपुत्र। सोचिए, इतना शुद्ध होता है भाई साहब। चंदन का तिलक लगाते हैं ना जी, तो कह लीजिए कि आइए फिर स्टार्ट हो गया। तो ये दामोदर गुप्त ने अपने कुटनीमत काव्य में इस बात का जिक्र किया है। सर, किस बात का जिक्र किया है? वो इस बात का जिक्र किए हैं कि ये पृथ्वी का तिलक है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। और यह सरस्वती का क्या है? कुलगृह। और यह सरस्वती का, सरस्वती का मतलब समझते हैं आप लोग? सरस्वती का कुलगृह का अर्थ है विद्वानों का गढ़ कह लीजिए। बोले तो बहुत बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे, विद्वान या फिर ज्ञान का गढ़ कह लीजिए, विद्वान या फिर ज्ञान का गढ़ कह लीजिए, है ना। यहां अपार
ज्ञान का भंडार था। आप ये कह लीजिए विद्वान यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। ठीक है, तो ये बात आप नोटिस कर लेंगे यहां पर। ठीक है, और तो और इसे इतना ही नहीं, इसमें इसे ना परिभूत पुरंदर स्थानम कहा है। परिभूत पुरंदर स्थानम का अर्थ क्या है साहब? परिभूत पुरंदर स्थानम का अर्थ है कि ये इंद्रलोक से भी, स्वर्लोक से भी क्या है, सुंदर है। स्वर्लोक को भी ये पीछे छोड़ सकता है, स्वर्लोक को भी पीछे छोड़ देता है ना, परिभूत कर देता है बोले तो उसको भी पीछे छोड़ देता है। किसको? पुरंदर स्थानम, स्वर्लोक, देवलोक को। तो कौन कौन ऐसा है स्थान जो देवलोक को भी पीछे छोड़ देता है? पाटलिपुत्र। समझ में रहे ना, इस बात का ध्यान रखिए। देवलोक को भी पीछे छोड़ देता है पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहां तक हम लोग पढ़े थे, आए फिर ना, यहां तक जो पढ़े थे, यहां तक का आपका की पॉइंट्स ये हो गया। इसको फटाक से नोट डाउन करें। तो देखिए, ये सारी की पॉइंट्स अपने नोट डाउन कर लिया ना? ठीक है, तो ये बिहार राज्य की राजधानी पटना, ये सारा जो मैं की पॉइंट्स लिखा हूं बाबू, सारे से आपका एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण करते, क्या एक कालों में? नहीं, सभी कालों में। इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष पुराना। ये धार्मिक क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप देखते हैं कि इसके प्रति, पाटलिपुत्र के प्रति आपको ध्यान आकर्षित कराएंगे। मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था, फाइयान हो, वेदसांग हो, इत्सिंग हो, ये सब के सब
चीनी यात्री थे ये जो पाटलिपुत्र आए थे, ठीक है, और अपने अपने ग्रंथ में इसका जिक्र भी किए हुए हैं। नेक्स्ट, इस पाठ में हम लोग पाटलिपुत्र अर्थात पटना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पटना, इस पाठ में पाटलिपुत्र अर्थात पटना का वर्णन है, ठीक है साहब। अच्छा, प्राचीन काल में सभी नगर से आगे कौन रहा है साहब? पाटलिपुत्र। कौन रहा है? पाटलिपुत्र। और दामोदर गुप्त ने अपनी कुटनीमत नामक, है ना, काव्य ग्रंथ में इसका जिक्र किया है। आपसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कुटनीमत नामक काव्य ग्रंथ के रचिता कौन है? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने क्या कहा है कि पाटलिपुत्र जो है ना पृथ्वी का तिलक है, तिलक, पृथ्वी का तिलक है, और यह सरस्वती का कुलगिरी है। यह, इसकी सुंदरता कुछ इस प्रकार की है कि यह देवलोक को भी पीछे छोड़ सकता है, देवलोक से भी आगे निकल सकता है। स्वर्लोक बोलिए, देवलोक बोलिए, बात सब क्या है? बराबर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें है इतिहासे श्रूयते यत्र गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत। बोला जाता है कि इतिहास में यह माना जाता है कि यहां गंगा के किनारे बुद्ध काले, बोले तो बुद्ध काल में पाटली ग्राम नाम से एक गांव अवस्थित था। तो सुनिए, जिस समय भगवान बुद्ध हुआ करते थे ना, भगवान बुद्ध, उस समय की बात है। अभी जो आप पटना देख रहे हैं ना, एक समय ऐसा था जिस समय पटना केवल और केवल गांव था, गांव। उस गांव का बाबू नाम था पाटली ग्राम। क्या नाम था? पाटली ग्राम। तो भगवान बुद्ध के समय पटना को एक ग्राम के रूप में देखा गया था, एक गांव के रूप में देखा गया था, और उस गांव का क्या नाम था? पाटली ग्राम। बात समझ में आ रहा ना? और ये पाटली ग्राम गंगा नदी जो थी, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव था। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव था पाटली ग्राम। और ये पाटली ग्राम, ये जो आप जिसको पाटलिपुत्र पटना बोलते हैं, इसको बुद्ध काल में, भगवान बुद्ध के समय इसको पाटली ग्राम कहा जाता था। और ये केवल क्या था? गांव। उस समय तक शहर नहीं बना था एकदम। वहां से चलते हैं, जब वो पाटली ग्राम, जब पाटलिपुत्र क्या था? एक पाटली ग्राम था, एक गांव था, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाएगा। एक काम करते हैं, इसको पहले पूरा पढ़ा देते हैं, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लिखा देंगे। और ये कहा जाता है यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। यहां पर भगवान बुद्ध कई बार आ चुके हैं। कहां पर? इस पाटली ग्राम में। ये जो पाटली ग्राम है, ये गांव, यहां पर भगवान बुद्ध कई बार आ चुके हैं। तो भगवान बुद्ध कई बार कहां आ चुके हैं? पाटली। देखिए ये जो लाइन है ना, भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, ये लाइन भी एग्जाम में कई बार उठाकर दे दिया गया है। अब ब्लैंक के रूप में, फिल इन द ब्लैंक के रूप में बोला जाएगा, यहां क्या भराएगा, है ना। क्या एक बार आए? नहीं, बहुकृत्वा समागतः, कई बार आए। बहुकृत्वा वर्ड फिल इन द ब्लैंक में देकर कई बार पूछा भी जा चुके हैं। तो कौन पाटली ग्राम कई बार आ चुके हैं? भगवान बुद्ध। अब वो आए ना कई बार, तो कुछ बोल कर गए। अब जानते हैं क्या बात बोल कर गए हैं? वो बोले हैं तेन कथित मासीत। उन्होंने कहा था, क्या कहा था? यद ग्रामयम महानगरम भविष्यति। ये जो गांव है ना, गांव, ये जो पाटली ग्राम नामक गांव है ना, ये आगे चलकर क्या बनेगा? महानगर बनेगा। तो पाटली ग्राम जो एक गांव था, भगवान बुद्ध ने पहले प्रिडिक्शन लगा दिया, पहले भविष्य बता दिया कि सुनो, ये जो तुम पाटली ग्राम में रह रहे हो ना तुम लोग, ये पाटली ग्राम जाकर नगर नहीं, महानगर बनने वाला है। क्या बनने वाला है? महानगर बनने वाला है। तो मुझे बताइएगा, किसने कहा था कि यह पाटली ग्राम आगे चलकर महानगर बनेगा? किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था।
और इतना ही नहीं बोले थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी इस बात की। किंतु ये सुन लीजिएगा, भगवान बुद्ध ने ये तो कहा था कि ये जो है ना पाटली ग्राम है, ये आगे चलकर महानगर बनेगा, परंतु किंतु कलस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च सर्वदा क्रांतिम भविष्यति। ये बोल रहे क्या, सुन लो, ये पाटली ग्राम नामक जो गांव है आगे चलकर जरूर महानगर बनेगा, लेकिन ये सर्वदा, लेकिन ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अग्निदाह से, आग से, जलपूरस से, बाढ़ से एकदम भयाकुल रहेगा, त्रस्त रहेगा। ये बात भगवान बुद्ध ने पहले कह दिया कि तुम्हारा गांव आगे चलकर बनेगा महानगर, लेकिन याद रखना ये जो तुम्हारा पाटली ग्राम है आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन उस महानगर में याद रखना कि आग से भयाकुल रहेंगे लोग, है ना, कलह की स्थिति होगी, कलह की स्थिति होगी, व्याकुल होंगे लोग, क्योंकि चोर लुचंगे लफंगे भी बहुत ज्यादा वहां देखने को मिलेंगे। बाढ़ से त्रस्त रहेगा, पूरी तरह से पटना बाढ़ से त्रस्त रहेगा। देखिए, आग वगैरह, कभी यहां आग लग गया, वहां आग लग गया, इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलेगा, है ना। कलह की स्थिति बनी हुई रहेगी, एकदम अशांति जैसा वातावरण होगा। ये बात भगवान बुद्ध ने पहले ही कह दिया था। भगवान बुद्ध ने तो किसने कहा था कि पाटली ग्राम आगे चलकर महानगर बनेगा? भगवान बुद्ध ने। किसने कहा था कि जो पाटली ग्राम जो है आगे चलकर जब महानगर बनेगा तो ये अग्निदाहस्य से, जलपूरस्य से पूरी तरह से भयाकुल रहेगा, है ना, कलह की स्थिति बनी रहेगी। ये बात किसने कह दिया था? भगवान बुद्ध ने। क्या महानगर बना है पटना? बिल्कुल बना है। क्या पटना बाढ़ से ग्रसित है? बिल्कुल है। क्या पटना में आए दिन आपको सुनने को मिलता है कि यहां आग लग गया, वहां आग लग गया? बिल्कुल। क्या पटना में लॉ एंड ऑर्डर क्या बिल्कुल पूरी तरह से सही है? क्या पटना में लोग पूरी तरह से सुरक्षित है? नहीं सर, है ना। किडनैपिंग आए दिन, तमाम तरह की चीजें आपको देखने को मिलता है। आए पिना तो क्या भगवान बुद्ध ने जो कहे थे, क्या वो बात सत्य हुई या फिर नहीं हुई? बिल्कुल हुई। चलिए आगे पढ़ें। ये बोले क्या कि कलांतरेन पाटली ग्रामा ए पाटली पुत्र मिति ये बोले कलांतरेन पाटली ग्रामा ए पाटली पुत्र मिति कथिता। ये बोले क्या कि सुनो, ये जो पाटली ग्राम है ना, पाटली ग्राम बाद में जाकर आगे चलकर ये पाटली ग्राम कहलाएगा क्या? पाटली पुत्र। ये भी बता दिए भगवान बुद्ध ने कि सुनो, तुम्हारा जो पाटली ग्राम है ना, महानगर जब बनेगा ना तो उसका नाम पाटली ग्राम नहीं होगा, क्या होगा? पाटली पुत्र होगा। ये बात किसने कह दिया था? भगवान बुद्ध ने। और सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अतियुक्त कृष्टा सीदिति यूनान राजदूतः मेगास्तिनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। ये बोल रहे क्या? बातचीत नहीं, एकदम बातचीत नहीं। ये बोल रहे क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त काले बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, बहुत बेहतरीन थी। ये एग्जाम में बाबू कई बार प्रश्न आपके आया हुआ है कि किस समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पाटलिपुत्र में विकास से रिलेटेड बहुत तगड़ा तगड़ा कार्य किया था। इसलिए उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, बोल सकते
जितना गरीब जो दिख रहा है ना, उतना गरीब उस समय नहीं देखने को मिलता था, क्योंकि और उसकी रक्षा व्यवस्था भी उस समय बहुत बेहतरीन थी। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। एकदम पूरी तरह से पाटलिपुत्र को सुरक्षित कर दिया था। एकदम कोई भी राजा विदेशी कोई भी अटैक नहीं कर पाते थे, कोई भी राजा उस पर अटैक नहीं कर पाते थे। समझ में आ रहा ना? रक्षा व्यवस्था एकदम उत्कृष्ट लेवल की बना दिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और ये बात जो अभी बोला हूं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी, इस बात का जिक्र मिलता है। इस बात का जिक्र बाबू कोई और नहीं, विदेश के लोग करते हैं। विदेश के लोग भी अपने ग्रंथ में करते हैं। उनमें आपका यूनान का जो व्यक्ति था, कौन? मेगास्थनीज, उन्होंने अपने ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया है कि सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी रक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि वो उस समय आए थे और देखे थे, और वो उस बात का अपने ग्रंथ में जिक्र किया है। तो ये कहा गया है कि मेगास्थनीजा स्वस्मरणेषु निरूपयति। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में इसका निरूपण किया है, इसको लिखा है। बोले अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सुतरा समृद्धम। और जब अशोक का समय आया ना, अशोक का समय आया, तो उस समय ये जो आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र एकदम समृद्ध हो गया, एकदम समृद्ध हो गया, पैसे से परिपूर्ण हो गया। ये कह लीजिए आर्थिक रूप से पूरी तरह से यह समृद्ध हो गया। तो किसके समय इसकी रक्षा व्यवस्था बेहतरीन थी? अशोक के समय, सॉरी माफ कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। रक्षा व्यवस्था किसके समय बेहतरीन थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। लेकिन याद रखिएगा, आपसे अगर यह पूछे कि किस समय यह समृद्ध था, अशोक के समय। यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, समृद्ध पूछा जाएगा तो अशोक के समय, समृद्ध पूछा जाएगा तो अशोक के समय। अब बोले जाएगा रक्षा व्यवस्था बेहतरीन थी, किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य। बात समझ में आ रही है ना? इसको लिखिए तो फटाक से। तो लिखिएगा इसमें, पहली बात, कई बार एग्जाम में आया है कि पटना या पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? गंगा नदी के किनारे। कई बार बाबू पूछा गया है। बात समझ में आ रही है ना? अपना मुंगेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। बगल में क्या गंगा नदी है यहां ही ना, तो किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। आइए, तो पटना, पाटलिपुत्र जिसको बोलते हैं, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे, कई बार एग्जाम में आया है। इससे बाहर जितना मैं लिखा रहा हूं, इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पहली बात ये। और दूसरी बात, ये बुद्ध काल में, भगवान बुद्ध के समय, या बुद्ध काल लिख देता हूं। बुद्ध काल में एक किस नाम से फेमस था? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम। यही पाटलीग्राम आगे चलकर कोई आए हैं क्या? उधर देखिए तो। बुद्ध काल में ये पाटलीग्राम नाम से फेमस था। आगे चलकर ये पाटलिपुत्र कहलाएगा, और ये पाटलीग्राम ही आगे चलकर महानगर बनेगा। ये बात किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। बहुत अच्छे। ये पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से महानगर बनेगा। ये बात बोलने वाला जो व्यक्ति जो था, इन्हीं नोट्स बनाइए इसमें। ये बात बोलने वाले जो व्यक्ति थे,
ये कौन थे? भगवान बुद्ध। भगवान, देखिए यहां जो टेनी नोट्स में जो लिखा हुआ हूं, की पॉइंट्स बनाया हूं, इसमें याद रखिए बुद्ध काल में, हाँ सर, ये किस नाम से प्रसिद्ध था? पाटलिग्राम। यहां प्रसिद्ध भी लिख लीजिए। हाँ सर, टीनी नोट्स बनानी है हम लोगों को। बुद्ध काल में प्रसिद्ध था पाटलिग्राम से, पाटलिग्राम के नाम से। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम का महानगर बना। ये बात, पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नामक महानगर बनेगा, ये बात किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। बात समझ में आ रही है ना? आपको केवल खुद को समझाना है, समझ में आ रहा है ना? एकदम वर्ड्स को देखनी है, डायग्राम देखनी है, पूरा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए, लेकिन ये जो महानगर जो बनेगा, तो ये महानगर किन किन चीजों से ग्रसित होगा? आग से, बाढ़ से, कलह से ग्रसित होगा। आप क्या चाहते हैं कि जिस प्रकार ये इस प्रकार लिखा है उसी प्रकार लिखा दो इसको भी? तो ये आग, बाढ़, कलह से ग्रसित रहेगा, ये बात इन्होंने कहा था, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के समय रक्षा व्यवस्था इसकी बेहतरीन थी। अच्छा, ऊपर रब कर सकता हूं क्या? तो दो ही बात लिखना है, चलिए कोई नहीं। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी रक्षा व्यवस्था सर बेहतरीन थी। इसकी रक्षा व्यवस्था क्या थी? बेहतरीन थी। ठीक है, अच्छा। और अगर समृद्ध भी की अगर बात किया जाए तो अशोक के समय, अशोक शासक रहा है, अशोक के समय देखिए, भारत का इतिहास जो पढ़ते हैं उसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, बताया था ना आप लोगों को। प्राचीन, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते सब के सब हिंदू राजा थे। तब आगे चलकर मोहम्मदन राजा ने शासन किया, उसके बाद आपका अंग्रेज लोग जो शासन किए उसके बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो उनमें प्राचीन काल में ये सारे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िएगा ना तो ये सारे राजा को पढ़ना पड़ेगा आपको। अशोक के समय क्या था? ये बातचीत नहीं, समृद्ध था। बात समझ में आ रही है ना? आगे सुनिएगा आप लोग। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्व काव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। इसका हिंदी अर्थ समझते चलिएगा। बातचीत जो भी बच्चा करते हुए पकड़ा जाएगा, 5 प्रश्न उससे पूछूंगा ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जवाब देना ही होगा, नहीं तो प्रसाद के लिए तैयार रहना बाबू। तो बोल रहे क्या? बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्व काव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। इसका अर्थ होता है कि बहुकालम का मतलब बहुत काल से, बहुकाल से। पाटलिपुत्र की जो है ना, पाटलिपुत्र में जो है ना सरस्वती परंपरा जो है, सरस्वती परंपरा का मतलब आप समझ लिए शिक्षण संबंधी कार्य, बोले तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कार्य, है ना?
तो बहुत कालों से पाटलिपुत्र में, बोले तो पटना में, प्राचीन काल से ही जो सरस्वती परंपरा जो देखने को मिलता था ना, इसका जिक्र राजशेखर ने अपने स्व काव्य मीमांसा, स्व काव्य मीमांसा का मतलब होता है, स्व का मतलब होता है अपने, अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में है ना, इसका जिक्र किया है। पाटलिपुत्र में, पटना में जो पढ़ाई लिखाई किस प्रकार का होता था, इस बात का जिक्र, आसान कर दूं, पटना में पढ़ाई लिखाई जिस प्रकार का होता है, इस बात का जिक्र एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर। उन्होंने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया है कि पटना में पहले कैसे, किस किस प्रकार से लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे, और शिक्षा जो ग्रहण किया करते थे उसमें पढ़ाई किस प्रकार की होती थी। क्या हम लोग जो पढ़ रहे यही पढ़ाया जाता था, या उस समय कुछ और पढ़ाया जाता था, कुछ और पढ़ाया जाता था? तो पता चलता है कि उस समय है ना, वेद पढ़ाया जाता था, पुराण पढ़ाया जाता था, उपनिषद पढ़ाया जाता था। ये आप लोग जो देखते हैं रामचरितमानस, ये सारी चीजें पढ़ाया जाता था, महाभारत पढ़ाया जाता था, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कराया जाता था। पाटलिपुत्र में है ना, प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था जो है ना, वो मैकाले शिक्षा पद्धति कहलाता है। मैकाले के समय से शिक्षा व्यवस्था में ये सारी चीजें जोड़ा गया, अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दिया गया। लेकिन इससे पहले हमारा भारत में शिक्षा के लिए जो भी चीजें था, पढ़ने योग्य चीजें, वो वेद ही पढ़ाया करते थे, पुराण ही पढ़ाया करते थे, है ना। ये जो आप उपनिषद देख रहे हैं, यही उपनिषद ही पढ़ाया करते थे। गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, ये सारी चीजों की शिक्षा दिया करते थे। इस बात का प्रमाण आपको है ना, राजशेखर के काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि पाटलिपुत्र में कैसे पढ़ाई होता था। वो हमारा इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम था जो हम लोगों ने खुद से डेवलप किया था। लेकिन अभी जो शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है ना बाबू, विदेश में जो रिसर्च हुआ है ना, अमेरिका में जो रिसर्च हुआ, नई बात निकल कर आया, चाइना में जो रिसर्च हुआ, रूस में, रसिया में जो रिसर्च हुआ, ब्रिटेन में जो रिसर्च हुआ, तो वहां के साइंटिस्टों ने जो रिसर्च किया, क्या क्या नई बात निकल कर आई, वही नई नई बात हमारे सिलेबस में जुड़ता जा रहा है, हम लोग उसी को पढ़ते जा रहे हैं। कह लीजिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी इस प्रकार की है कि हम लोग विदेशों से कॉपी करते हैं, विदेशों से कॉपी करते हैं, खुद के द्वारा डेवलप किया गया नहीं है, खुद के द्वारा रिसर्च किया गया है नहीं। लेकिन पहले एक समय ऐसा था जिस समय हमारी बुक्स जो थी वो हमारी इंडिजीनियस थी, है ना। इंडिजीनियस का बोले तो हमारे देश के लोगों ने उस बुक को बनाया था, और बुक आपका ग्रंथ वगैरह था जिसका जिक्र मैंने अभी किया है ना, जिनमें वेद पुराण वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आज समझ में आ रहे ना। तो पहले जो शिक्षा जो थी, वेद पुराण वगैरह की ही शिक्षा दी जाती थी, है ना, जो पटना में भी प्राचीन काल में इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती थी। ठीक है, आपसे प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया, राजशेखर। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजशेखर। आप ऐसे याद रखिएगा, राजा जो है भाई साहब मांस खाते थे, राजा ही होंगे ना जो मांस खाने का काम करेंगे, क्योंकि उतनी उत्कृष्ट लेवल की कह लीजिए कि उस पद पर वो होते हैं, या फिर उतनी समृद्ध होते हैं कि वो मांस वगैरह बहुत अच्छे से भाई साहब खाते, खूब खाते हैं, है ना। याद रखिएगा, एक राजा था जो इस शिखर पर था, वो पूरा मांस खाता था, उसे पूरी आजादी थी मांस खाने की। इससे आप याद रखिए, राजशेखर नामक व्यक्ति था, ऐसा राजा जो शिखर एकदम एक्सट्रीम तक पहुंच गया है ना। शांत हो जाइए ना। राजशेखर को आप ऐसे याद रखिएगा, ऐसा राजा जो इस शिखर पर था कि वो मांस खाता था। मांस से आप याद रखिएगा, जो
काव्य ग्रंथ जो लिखा उन्होंने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा। देखिए बाबू, एग्जाम में आपका 2 प्रश्न बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है। पहली बात ये, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजशेखर। और इससे पहले आपको पढ़ाया हूं दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने जो ग्रंथ की रचयिता किया था वो ग्रंथ का नाम क्या था? आपको बताया था कि कूटनीति बहुत ज्यादा करता था वो, कूटनीमत नामक है ना काव्य ग्रंथ से याद रखिएगा, बताया हूं ना। ये दोनों बाबू आपके एग्जाम में आया हुआ है। कूटनीमत नामक काव्य के रचयिता कौन? दामोदर गुप्त। राजशेखर, राजशेखर वो राजा जो शिखर कह लीजिए एकदम शिखर तक चला गया, एक्सट्रीम तक चला गया। वो क्या खाएगा साहब? मांस। मांस से याद रखिएगा, राजशेखर नामक व्यक्ति था जो क्या खाता था? सॉरी, मांस खाता था। तो मांस से याद रखेंगे, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता थे वो। यहां से प्रश्न ये बनता है। नेक्स्ट आगे सुनिएगा, ये बोल रहे हैं क्या श्लोक है इसमें। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में जो बात लिखा ना, उसकी एक श्लोक में आपको पढ़कर सुनाता हूं जो इस बुक में है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिएगा कि पटना में जो पढ़ाते जो थे ना वो किस लेवल की पढ़ाई होती थी। और वहां के कुछ शिक्षक भी थे वहां के जो बड़े नाम कमाए, बड़े नाम कमाए। उनका जिक्र है इसमें, सुनिएगा। ये कहते हैं, अत्रोपवर्ष वर्षाभि पाणिनि पिंगलाभि व्याड़ि वड़रुचि पतंजलि इह परीक्षता ख्याति मुप जुगमुह। ये बोल रहे हैं क्या? समझाता हूं। अत्र का मतलब होता है यहां, अत्रोप वर्ष का मतलब होता है, देखिए उपवर्ष को अत्र धन उपवर्ष को ही जोड़ दीजिएगा तो अत्रोपवर्ष बन जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब सुनिएगा, इसको मैं समझाता हूं। अत्र का मतलब यहां, उपवर्ष का मतलब देखिए एक विद्वान रहे हैं, उपवर्ष, उपवर्ष नामक विद्वान रहे हैं। इसके साथ साथ वर्षाभि, वर्षाभि बोले तो वर्ष नाम के भी क्या एक विद्वान रहे हैं, वर्ष नाम के भी विद्वान रहे। देखिए बाबू ध्यान से सुनिएगा, एक उपवर्ष वर्ष नामक ये विद्वान है। आप इसको समय मत समझ जाइएगा। उपवर्ष वर्ष पाणिनि, पाणिनि नामक व्यक्ति हैं। पिंगल, पिंगल हो गया, व्याडी हो गया, वड़रुचि हो गया, पतंजलि हो गया, वड़रुचि हो गया, पतंजलि हो गया, पतंजलि हो गया। ये सब के सब भाई साहब बड़ा नाम कमाए। ये सब विद्वान थे। आपको जो दिख रहा है ना, उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी वड़रुचि पतंजलि, ये सब के सब किसके नाम है? विद्वान के। और वो सारा विद्वान ये कहां पढ़ाया करते थे? पाटलिपुत्र में, पटना में। प्राचीन काल में ये बड़े ही फेमस हुए। एक बार इसको याद करते, पहला कौन? उपवर्ष। पहला कौन? उपवर्ष। फिर कौन? वर्ष। सबका नाम आपके जुबान पर होनी चाहिए। शॉर्ट टाइप भी बाबू यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी। उपवर्ष, वर्ष, नेक्स्ट पाणिनि, पतंजलि, व्याडी, वड़रुचि, पिंगल। पिंगल आपका छोड़ दिया था, सीरीज में भी बोल सकते हैं आप, उपवर्ष वर्ष है ना, पाणिनि पिंगल व्याडी वड़रुचि पतंजलि। बात समझ में आ रहा है? एक बार बोलिएगा फिर से, बोलिए तो, उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी वड़रुचि पतंजलि। एक बार बिना देखे बोलिए तो, उपवर्ष, मेरे साथ साथ पहले उपवर्ष वर्ष, उसके बाद कौन? पाणिनि पिंगल व्याडी वड़रुचि पतंजलि। साथ साथ नाम है ना। एक बार आप लोग बोलिए तो, एक साथ
एक सुर में बोलिए ना। पहला कौन? उपवर्स। फिर कौन? फिर कौन? फिर कौन? फिर कौन? उसके बाद नेक्स्ट पतंजलि। और एक छोड़ दिया आप, नहीं छोड़े आप। देखिए उपवर्स, वर्स, सुनिए ना, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, है ना, व्याडी, पतंजलि। समझ में रहना। सात जो व्यक्ति जो आप देख रहे हैं इस श्लोक में जो जिक्र किया गया है, सबके सब बाबू विद्वान थे, सबके सब विद्वान। ऐसा वैसा विद्वान नहीं, बड़ा नाम कमाया। और इतना नाम कमाया कि भाई साहब राजशेखर नामक जो व्यक्ति है ना, उन्होंने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में इसका जिक्र किया हुआ है। कई सारे ऋषिज मुनिज भी इसका कवर किए हैं इन चीजों को, इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। और विदेश से जो व्यक्ति आए हैं उन्होंने भी अपने ग्रंथ में इस बात का जिक्र किए हुए हैं, क्योंकि ये बड़े फेमस व्यक्ति थे। विदेश से स्टूडेंट आता था पढ़ने के लिए, उसको पढ़ाते थे, अब बड़ा नाम कमाए थे। तो ये बोले कि अत्रोप वर्ष वर्षावे, यहां उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगलावी, विह का अर्थ यहां पर विद्वान होता है, तो याद रखिएगा। पाणिनि पिंगल जो थे, हाँ, व्याडी जो थे, ये सब के सब क्या है भाई साहब? नाम है। वररुचि हो गया, नेक्स्ट पतंजलि हो गया, ये सब इह परीक्षिता ख्याति मुप जुग्मो, बोले तो ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जो विद्वान हैं, इन्होंने ख्याति पाई। ख्याति पाई बोले तो अपना नाम कमाया। ये सारा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आगे, ख्याति पाई का अर्थ है कि उन्होंने, है ना, कह लीजिए कि अपना नाम कमाया। आगे बढ़े, अब सुनिए, बोले क्या? कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। सुनिए, ये बोल रहे क्या? कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु, बोले तो कई सारे प्राचीन ग्रंथों में, कई सारे प्राचीन ग्रंथ बोले तो पुराने ग्रंथ में, हाँ, पुराणादिषु बोले तो पुराण आदि में, पुराण आदि में, पुराण भी हमारा प्राचीन ग्रंथ है। तो कई सारे प्राचीन ग्रंथ में, पुराण आदि में, पाटलिपुत्र से, बोले तो पाटलिपुत्र का नाम जो होता है ना, पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। अभी तक हम लोगों ने पटना का नाम क्या सुना था? पाटलिपुत्र। पाटलिग्राम भी सुना था, लेकिन इतना तक ही नाम सीमित नहीं है। अपना जो पाटलिपुत्र है ना, अपना जो पटना है ना, उसको आपने देखा था बुद्ध के समय तो वो पाटलिग्राम कहलाता था, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथ में उसका नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। अगर पुष्पुर और कुसुमपुर देखने को मिलता है तो दैट मीन्स पुष्प से ही इसका नाम रखा गया होगा। कुसुम हो या पुष्प हो, ये पुष्प का ही नाम है। हाँ ए पिना, इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे क्या अंदेशा लगाया जा सकता है? सर पक्का पटना के इर्द गिर्द, पटना के आसपास, है ना, ये पटना क्षेत्र में बहुत ज्यादा पुष्पों का प्रोडक्शन होता होगा। हाँ ए पिना, पुष्पों का प्रोडक्शन होता होगा, पुष्प की खेती होती होगी। हाँ ए पिना, बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में पुष्प उपजता होगा, इसलिए तो इसका नाम पुष्पपुर रख दिया गया या कुसुमपुर रख दिया गया। हाँ ये फिर ना, अब सुनिएगा, यही बात जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, यही बात आपको इसमें भी लिखा गया है कि अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुल मुक्तादानाम भवति स्म। ये बोले क्या? अनेक जायते, बोले तो सभी जानते हैं कि ये जो नगर है ना, यत नगर से, बोले तो ये जो नगर है ना, इसके समीप बोले तो इसके आसपास, ये जो नगर है ना, हाँ, इस नगर के आसपास जो है ना, पुष्पानाम बोले तो पुष्प, बहुमुत्पादानम बोले तो बहुत अधिक मात्रा में पुष्पों का प्रोडक्शन होता होगा।
पुष्पों की बिक्री होती होगी, है ना, पुष्प बहुत ज्यादा क्या उपजता होगा इस नगर के समीप, पाटलिपुत्र नगर के समीप क्या उपजता होगा, पुष्प उपजता होगा, है ना। इसलिए तो क्या इसका नाम क्या रख दिया गया है, पुष्पुर या कुसुमपुर रखा गया होगा। हाँ एपिना, हम लोग देखते हैं कि कोई भी क्षेत्र का अगर नाम रखा जाता है तो उसके जो क्षेत्र जो होते हैं ना, उस क्षेत्र की जो विशेषता होती है ना, उस विशेषता के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। हाँ एपिना, तो पक्का ये अगर पुष्पुर कुसुमपुर अगर प्राचीन काल में अगर रखा गया होगा तो पक्का यहां पुष्पों की बहुत बड़ी मात्रा में होती होगी खेती। हाँ ये फिर ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना माश्रित्य प्रचलित। ये बोलने क्या, देखिए बुद्ध के समय में ये पटना को क्या बोलते थे, पाटलीग्राम। ध्यान से सुनिए, पाटलीग्राम। अच्छा, जब पाटलीग्राम क्षेत्र जो विकसित हुआ वहां पुष्पों की खेती बहुत अधिक मात्रा में होने लगी तो उसका नाम क्या रख दिया गया था, पुष्पुर या फिर क्या कुसुमपुर। ठीक है साहब, लेकिन आगे चलकर फिर पाटलिपुत्र कहलाया। हाँ फिर ना पाटलिपुत्र कहलाया। एक बात और आप जानिए कि ये जो पाटलिपुत्र भी कहलाया है ना, ये कहा जाता है कि पाटलिपुत्र पाटल पुष्पों के नाम पर रखा गया। ये पाटलिपुत्र भी, ये जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र जो नाम जो आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे, वो भी एक पुष्प के नाम पर ही रखा गया है। अब वो पुष्प का नाम क्या है, पाटल पुष्प। क्या नाम है, पाटल पुष्प। तो आपसे अगर पूछा जाए बाबू कि ये पाटलिपुत्र जो है, हाँ पाटलिपुत्र नाम किस पुष्प के नाम पर रखा गया है, पाटल पुष्प के नाम पर रखा गया है, पाटल पुष्प के नाम पर रखा गया है। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, और तो और आप सुनिएगा, ये बोले क्या, शरद काले नगरेस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। एक अनोखी बात आप सुनिएगा, ये जो अपना पटना देख रहे हैं ना, ये जो पाटलिपुत्र देख रहे हैं ना, एक समय ऐसा था जब शरद काल में, शरद काल बोले तो ठंड के ऋतु में, है ना, ठंडी के समय, है ना, हाँ शरद ऋतु में इस नगर में बोले तो पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी जो महोत्सव जो है ना, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। बात समझ में आ रहा है ना। और गुप्त वंश के शासन काल में यह बहुत प्रचलित हुआ करता था। देखिए आपसे स्मोक सुनिएगा, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव जो है ना, कौमुदी महोत्सव किसके समय में मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासन काल में। किस वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में। यह बाबू कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि गुप्त वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव, है ना। कौमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में। कौमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में, है ना। किस काल में मनाया जाता, किस ऋतु में मनाया जाता, शरद ऋतु। देखिए कई बार यहां से 3-4 प्रश्न बाबू आ चुके हैं। पहली बात, कौमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में। किस ऋतु को मनाया जाता था, किस ऋतु में, शरद ऋतु में। किस समय मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव। किस काल में, गुप्त वंश के शासन काल में। किस समय, किस ऋतु में, शरद ऋतु में। बात समझ में आ रहा है ना। और ये महोत्सव बहुत महान महोत्सव में से कंसीडर किया जाता था। इतनी महान महोत्सव था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, तत्र सर्वे जना आनंद मंगना अभुवन। क्योंकि उस समय जब महोत्सव मनाया जाता था ना, तो उस समय सभी लोग
आनंद में मग्न हो जाते थे, आनंद में मग्न हो जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्य थे। उस प्रकार से, जिस प्रकार से दुर्गा पूजा के अवसर पर, किस अवसर पर? दुर्गा पूजा के अवसर पर आप लोग समारोह देखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार का समारोह देखने को मिलता था गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव में। बात समझ में आ रही? यानी कि जिस प्रकार दुर्गा पूजा में अभी भीड़ लगती है, उस समय बाबू प्राचीन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में, किस काल में? गुप्त वंश के शासन काल में एक महोत्सव मनाया जाता था दुर्गा पूजा की तरफ, कौमुदी महोत्सव। जितना भीड़ दुर्गा पूजा में देखने को मिलता है, उस प्रकार जिस प्रकार की रौनक दुर्गा पूजा में आपको देखने को मिलता है, उस प्रकार का रौनक कौमुदी महोत्सव में देखने को मिलता था। बात समझ में आ रही है?